क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू क्लॉज 17 ऑफ पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो इसमें इसको इंटरप्रेट करने से पहले या इसके स्कोप देखने से पहले हमें एग्जम्पशन को देखना है कि एग्जम्पशन का क्या स्कोप है। चार्जिंग सेक्शन और एग्जम्पशन दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी या रिवर्सल कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। एग्जम्पशन जो है वो प्री सपोज करती है कि टैक्स आपका चार्जेबल है। एग्जम्पशन नॉट अप्लीकेबिलिटी और टैक्सेबिलिटी तीन कंसेप्ट हैं। टैक्सेबिलिटी से मुराद कोई चीज़ चार्जेबल टू टैक्स है और उसके बाद वो प्री सपोज करती है कि लेजिस्लेटर चाहे तो उसको एग्जम्पशन दे सकता है या किसी को ऑथोराइज कर सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एग्जम्पशन दे दे। एक ये है कि नॉन टैक्सेबिलिटी या नॉन लायबिलिटी केस भी कहते हैं। नॉन लायबिलिटी केस से मुराद ये है कि वो उस टैक्स के स्कोप में ही नहीं फॉल करता, उसको एग्जम्पशन की जरूरत ही नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो प्रोविंशियल का सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर टैक्सेशन में यहाँ टैक्सेबिलिटी है ही नहीं, इस स्कोप से ही बाहर है। इस तरह कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्रीज जो थी, पहले मूल प्रॉपर्टी पहले थी, अब तो उन्होंने गेन शामिल कर लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर हैं वो जिस पे ये लॉ के स्कोप में ही चीजें फॉल नहीं करती उसको हम कहते हैं नॉन टैक्सेबिलिटी या नॉन लायबिलिटी। उसको नॉन लायबिलिटी के लिए एग्जम्पशन देना जरूरी नहीं है क्योंकि वो स्कोप से ही बाहर है। इसका जो स्कोप है चार्जेबिलिटी है, जैसे कह लें कि इसका स्कोप सेक्शन 1 में भी डिफाइंड होता है कि ये पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, ये स्टेट से एप्लीकेबल है या कोई एक्सक्लूजन है तो उसमें भी ये फिर एप्लीकेबल नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशनली जो इसके स्कोप में ही इनकम टैक्स के स्कोप में नहीं फॉल करता। जैसे ऐसे समझ लें कि सेल टैक्स ऑन गुड्स है जो एक्ट है 1990, अब उसके स्कोप में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती, उसके स्कोप में सर्विसेज नहीं आती। अब सर्विसेज उसके अंदर टैक्सेशन नहीं हो सकती, तो अब सर्विसेज को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को वहां एग्जम्पशन देने की जरूरत नहीं है, वो उसके स्कोप में ही फॉल नहीं करती, तो वो उसके आउट ऑफ दैट स्कोप है, आउट ऑफ द एम्बट ऑफ दैट लॉ है या आउट ऑफ परव्यू ऑफ दैट लॉ है। तो इसी तरह सबसे पहले तीन कंसेप्ट को हमें देखना जरूरी है कि आउट ऑफ स्कोप है या विद इन द स्कोप है और फिर एग्जम्पशन है। विद इन द स्कोप आएगा तो वो टैक्सेबल होगा। वो चार्जिंग सेक्शन जो है हमारा चार्जिंग सेक्शन 10 या अदरवाइज 3 है या कौन सा 3, 4, 5 जो है चार्जिंग सेक्शन है, उसमें अगर वो फॉल करता है इनकम टैक्सेबल है, टैक्सेबल नॉर्मल हो या वो फाइनल हो या मिनिमम हो या जैसे भी हो, इनकम हो, पर्सन हो, टेरिटरी हो, तो वो टैक्सेशन होगी, टैक्सेबल होगी। तो पहले वो चार्जिंग सेक्शन में फॉल करेगी, फिर चार्जिंग के 5 हेड है उनमें फॉल करेगी और फिर उसको एग्जम्पशन दी। एग्जम्पशन के लिए 53 सेक्शन है और सब्सिक्वेंटली ये शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल में एग्जम्पशन गिवन है। तो इसमें से पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था कि पार्ट 1 जो है वो डील करता है उन एग्जम्पशन से। मेन सेक्शन जो एम्पावरिंग सेक्शन है वो सेक्शन 53 है। 53 कुछ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी एग्जम्पशन गिवन है, वो 53 से पीछे 5 सेक्शन है, वो स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन जो है कुछ उसमें गिवन है, कुछ शेड्यूल में गिवन है। तो शेड्यूल में जो गिवन है वो आपका पार्ट 1, 2, 3, 4 है। पहला पार्ट जो है उसमें सर्टन पर्सन को एग्जम्पशन है या क्लासेस ऑफ पर्सन को एग्जम्पशन है या सर्टन इनकम को एग्जम्पशन है या सर्टन टेरिटरी को, जैसे एबटाबाद है या दूसरे नॉर्थर्न एरिया है या कुछ और एरिया के आप इस या जून्स है, फलां जून में आप लगा लें तो 10 ईयर आपको टैक्स हॉलिडे हो, किसी नेचर की भी आप इंडस्ट्री ला लें या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को है तो सब्जेक्ट मैटर की एग्जम्पशन हो सकती है, पर्सन हो सकती है, क्लासेस ऑफ पर्सन हो सकती हैं, इनकम हो सकती हैं या कोई टेरिटोरियल हो सकती। तो इस तरह की एग्जम्पशन जो है वो फिर या नेचुरल इनकम है, जैसे सैलरी की एग्जम्पशन है, प्रॉपर्टी की एग्जम्पशन है, बिजनेस इनकम्स हैं, गेन एग्जम्प्ट है या अदर सोर्स के एग्जम्प्ट है, तो वो नेचर ऑफ इनकम पे भी एग्जम्पशन हो सकती। तो ये पार्ट 1 जो है इस चीज को डील करता है। पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 डील करता है कि नॉर्मल टैक्सेशन अदर रिड्यूस रेट है, वो रिड्यूस रेट को डील करता है। वो रिड्यूस रेट नॉर्मल टैक्स रेट भी हो सकते हैं, वो विद होल्डिंग टैक्स के भी हो सकते हैं, वो पेनल्टी में भी हो सकते हैं, कहीं भी कोई रेट जो है उनमें आपको कंसेशन दिया जा सकता है। तो वो जो एक्चुअल रेट है उसमें से कंसेशन उसको रिड्यूस रेट कर दिया, जो भी आपका नॉर्मल रेट है, जैसे विद होल्डिंग का 3.5 है तो वहां कह दिया कि इस इंडस्ट्री भी 1 दे ले, या रिड्यूस रेट करके जितना चाहे वो उसके मुताबिक दे सकते। इस तरह
जो पार्ट 3 है वो रिड्यूस लायबिलिटी है, एक किस्म का टैक्स क्रेडिट है। आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, नॉर्मल हो, मिनिमम हो या फाइनल हो, जो भी टैक्सेबल इनकम और उसके मुताबिक, और उसके बाद उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। रेट भी रिड्यूस हो सकते हैं। डायरेक्ट लायबिलिटी, ये लायबिलिटी से डील करता है कि जो आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट होगी वो उसमें से रिडक्शन हो जाएगी। और लास्ट जो है वो डिटरमिन करता है कि वो आपके इस स्कोप में से कुछ चीजों को निकालता है कि इसमें तो टोटल लॉ ही एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले वाले जो है सर्टन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, पर्सन के हैं, वो कहता है पूरा लॉ ही इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कुछ आप ऐसे है कि जैसे जो डॉलर अमाउंट है या दूसरी है कुछ चीजें हैं जिसमें वो फुल फ्लेज ही कहता है कि पूरा लॉ ही इस पे एप्लीकेबल नहीं, या ये पार्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं, या ये चीजें वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है सर्टन प्रोविजन में से, या टोटल लॉ पार्शियली भी कर सकता है और टोटली एज ए होल भी कर सकता है कि ये टोटल पे ही एप्लीकेबल नहीं है। और इसके लिए सबसे पहले इसको देखने के लिए ये तो बेसिक चीज है। इसके बाद हमने इंटरप्रिटेशन देखनी है कि चार्जिंग सेक्शन इंटरप्रिटेशन के लिए वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होता है। अगर वो कोई पर्सन उस लॉ में फॉल करे तो वट एवर हार्डशिप उसको हो उसने फिर टैक्स देना है। और कोई एम्बिग्युइटी हो, कोई अनसर्टेनिटी हो, या उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो लैंग्वेज में, स्टेट कंस्ट्रक्शन में या प्लेन रीडिंग में, तो बेनिफिट ऑफ डाउट टैक्स पेयर का होता है। और ये वाली जो है एग्जेम्पशन जो है इसके रिवर्सल होती है। इसके लिए ये है, सबसे पहले ये रूल है कि जो एग्जम्पशन जहां कहीं आपको दी गई है उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं या लिमिटेशंस हैं वो सारी आपने फुलफिल करनी है, वो आपकी ड्यूटी है। पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि उसको भी प्लेन रीड किया जाएगा। अगर उसमें कोई डाउट या एम्बिग्युइटी अराइज होगी तो उसकी फेवरेबल कंस्ट्रक्शन जो है वो टैक्स पेयर को नहीं दिया जाएगा, वो टू द स्टेट होगा। अगर जिसमें एम्बिग्युइटी आएगी वो किसके फेवर में होगी, वो टू द स्टेट होगी, फिर उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। पहले वो टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो उसको नहीं मिलेंगी। दूसरा एम्बिग्युइटी डाउट आ जाएगा कि दो इंटरप्रिटेशन हो जाए तो उसमें जो डाउट होगा वो इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर नहीं होगा, इन फेवर ऑफ द स्टेट होगा। उसकी वजह क्या है, रीजन ये है कि क्योंकि उसका एग्जम्पशन एक बंदे को दी जाती है तो बर्डन दूसरे मुल्क के लोगों पर शिफ्ट हो जाता है। एक को एग्जम्पशन है तो दूसरों का बर्डन बढ़ जाता है, तो इसलिए एम्बिग्युइटी में एग्जम्पशन नहीं देनी। थर्ड रूल ये है कि जब आप ये फुलफिल कर लें, प्लेन लैंग्वेज में भी आप फाइल कर लें, तो फिर आपका वेस्टेड राइट बन जाता है। तो फिर आपके इस वेस्टेड राइट को प्रॉपर्टी राइट बन जाता है और फिर उसको डिनाई नहीं कर सकते, ना टेक अवे कर सकते हैं, ना डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसमें एक रूल और है, ये जो हमने एम्बिग्युइटी वाला रूल पढ़ा है, इसमें अगर कोई स्टेट सप्लीमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनजीओ है, एनपीओ है या इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए एग्जम्पशन दी है, तो उस सिचुएशन में वो पर्पस को प्रमोट करना होता है। तो उसमें जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इन फेवर ऑफ द स्टेट होगी और अंगेज द टैक्स पेयर होगी, वहां ये रिवर्सल हो जाएगी। यहाँ एनपीओ हो उस पर्पस को अचीव करने के लिए, या इंडस्ट्रियल बूस्ट अप हो या इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हो, ऐसी कोई चीज हो तो उसमें ये कंस्ट्रक्शन जो है वो रिवर्सल होगी। लेकिन प्लेन रीडिंग करनी है, प्लेन रीडिंग में अगर वो उसको एग्जम्पशन है तो फिर देनी भी है। आर्बिट्ररी या अजम्पशन बेसिस पे ऐसे ही ब्लाइंडली उसको रिजेक्ट भी नहीं करनी। इन चीजों को सामने रखते हुए अब हम इसको क्लास को देखते हैं कि इस क्लास की जो है ये इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, जो उनके जो आंसर क्वेश्चन है उसको कैसे आंसर करना है। पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि द टैक्स पेबल बाय ए कॉटन जिनर, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कॉटन जिनर, ऑन देयर इनकम एंड प्रॉफिट शैल नॉट बी मोर देन 1%। तो पहले तो ये है कि इसका स्कोप क्या है, तो स्कोप देखें तो इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ कॉटन जिनर है। तो जो भी कॉटन जिनर होगा, कॉटन जिनर की डेफिनेशन में जो भी फॉल करेगा उसकी इनकम या प्रॉफिट जो भी उसका कैलकुलेट होगा नॉर्मल मेथडोलॉजी से, सेल प्रॉफिट लॉस से जो भी उसकी इनकम आएगी उसका 1% शैल नॉट बी, इट मीन इट इज मैंडेटरी, उसका जो मोर देन 1% उसका नहीं होगा। उसका मोर देन 1% से जो टैक्स लायबिलिटी है नॉर्मल हालात में कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल हालात में कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो 1% ऑफ व्हाट, ये आगे हम देख लेते हैं। उसने कहा 1% ऑफ देयर टर्नओवर फ्रॉम द कॉटन लिंट, और दूसरा कॉटन सीड, फिर कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड केक। दो चार चीजें इसमें है। पहला कॉटन लिंट है,
तो दूसरा कॉटन सीड है, तीसरा कॉटन केक है और ऑयल है। और वो सीड को अगर प्रोसेस करें तो उसमें से ये दोनों चीज़ें निकलती हैं, उसमें से ऑयल भी, कॉटन ऑयल भी निकलता है और ऑयल केक भी निकलता है। तो कॉटन सीड की आगे वो बाई प्रोडक्ट है। तो पहले वाली कॉटन जिनिंग की तीनों चीज़ें, जहाँ कॉटन जिनिंग लगी हो तो आपने देखी हो अगर, तो उसमें आप देखेंगे कि साजीन मशीनें होती हैं और रॉ कॉटन जो है वो जो एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर से खरीदते हैं वो वहाँ लाई जाती हैं, वहाँ उनकी जिनिंग होती है जिनिंग मशीनों से। तो उसमें कॉटन लिंट अलहदा हो जाता है। पहले प्रोडक्ट कौन सी बनती हैं, दो प्रोडक्ट उसमें देखती, एक आपका जो फाइन कॉटन समझ लें या कॉटन लिंट कह लें, तो दूसरा कॉटन सीड निकलता है। बाद कॉटन जिनिंग के अंदर ही ऑयल एक्सपेलर लगे होते हैं, वो ऑयल मिल टाइप होती है। तो ऑयल मिल में ऑयल एक्सपेलर उस कॉटन सीड से फिर कॉटन ऑयल निकलता है और उसके साथ ही ऑयल केक जिसको खल कहते हैं, तो वो निकल आती है। तो इट मीन्स कॉटन जिनर जो है, जो कंपोजिट यूनिट होगा जिसमें दो मेन प्रोडक्ट निकलेंगी, एक आपका कॉटन लिंट और कॉटन सीड, और साथ ही इंसिडेंटल एक्टिविटी उसकी होगी। ऑयल एक्सपेलर खुद ही लगाया हुआ है तो वहां से ऑयल कॉटन ऑयल निकलेगा और ऑयल केक जो है खल निकलेगी। अब अगर कंपोजिट यूनिट है तो उसको हम कॉटन जिनर ही कहेंगे, क्योंकि पहली ये एग्जम्पशन जो है या रिड्यूस रेट जो है या जो लिमिट लगाई है 1% वाला, तो ये कॉटन जिनर के लिए। और दूसरी इसकी बेसिस, अगला पार्ट जो है वो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है कि 1% किसका होगा। तो 1% वो आपका होगा कॉटन लिंट की टर्नओवर टोटल कर लेंगे, फिर कॉटन सीड की कर लेंगे, फिर कॉटन सीड हो सकता है कॉटन सीड बिल्कुल भी ना बचे, आपने कॉटन सीड, ये भी हो सकता है आप कॉटन सीड उसकी एक बाई प्रोडक्ट है जिसमें से आप कुछ हो सकता है पार्सली आपने कॉटन सीड ही भेज दिया हो, एक और ऑयल मिल को भेज दिया हो तो उसने आगे उसको प्रोसेस किया हो। तो यह हो सकता है कि उसी कॉटन सीड में पार्सली आपने सेल कर दिया, पार्टली आपने खुद ही एक्सपेल कर लिया और ऑयल केक निकाल लिया, ऑयल केक भेज दिया, फिर उसमें से ऑयल केक के साथ ऑयल भी भेज दिया आपने, रॉ ऑयल जो है आपका। तो इसमें आप तीनों ये आपकी सेल हो सकती हैं। कॉटन सीड की भी होली भी हो सकती है, फिर दोनों दूसरी नहीं आएंगी, पार्सली होगी तो पार्सली एक्सपेलिंग पार्सली सेल, तो पार्सली आपकी आ जाएगी कॉटन ऑयल आ जाएगा और कॉटन केक आ जाएगा पार्सली। तो टोटल चारों की टर्नओवर को आप इकट्ठा करेंगे और उसका 1% निकालेंगे, ये आपका थ्रेशोल्ड होगा, ये मैक्सिमम टैक्सेशन होगी जो कि कॉटन जिनर ने देनी है। इससे ज्यादा उसको नहीं लगेगी। उसको कंसेशन ये दिया गया है कि ये 1% कैलकुलेट कर ले, अगर उसकी नॉर्मल लायबिलिटी से बढ़ती है तो उसकी इस यहां तक रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम वो ये 1% दे दे, तो ये उसकी लायबिलिटी ऑन द कॉटन जिनर की इनकम पे और प्रॉफिट पे ये है। क्लियर जी? पहली बात तो ये होगी ये कॉटन जिनर के लिए, और वो कंपोजिट यूनिट होगा तो फिर तीनों चीजें ही आएंगी। अगर कंपोजिट नहीं है तो दो में ही आती है, तो वो ऑयल एक्सपेलर भी है तो वो भी कॉटन जिनर का ही पार्ट समझा जाएगा। अब दूसरी हम ले लेते हैं कि कॉटन जिनर जो है वो ऑयल एक्सपेलर नहीं है, अलहदा एक्सपेलर लगा हुआ है, तो वो कॉटन जिनिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल एक्टिविटीज जो है कॉटन परचेज करने की और जिनिंग की तो वो करता ही नहीं है। तो ये तो कॉटन जिनर है, उसको हम ऑयल मिल या ऑयल एक्सपेलर करेंगे तो उसमें ये एग्जम्पशन या रिडक्शन ये उसके लिए नहीं होगी। इधर सॉल्वेंट ऑयल वाले हैं, वो ऑयल मिल इंडिपेंडेंटली है तो वो डायरेक्टली और कॉटन सीड लेके उसमें ऑयल केक भी नहीं बनता, उसमें से भी फीड बन जाती है और ऑयल निकलता है। वो ज्यादा एक्सपेलिंग करते हैं और सोफिस्टिकेटेड करते हैं तो ऑयल की परसेंटेज ज्यादा निकलती है, तो उसके लिए भी ये एग्जम्पशन नहीं है। ये पहले कॉटन जिनर होना जरूरी है, फिर उसके बाद वो मेन उसकी प्रोडक्ट जो है वो कॉटन लिंट और कॉटन सीड है, फिर इंसिडेंटल जो है आगे अगले प्रोसेस से जो निकलेंगी वो कॉटन आपका ऑयल और केक होगा। तो इसलिए ये कॉटन जिनर के लिए, और कंपोजिट यूनिट हो या इंडिपेंडेंटली हो ना भी हो अगला एक्सपेलर, तो फिर भी उसको फिर वो जो कॉटन लिंट होगी और कॉटन सीड होगी वो टर्नओवर उसकी शुमार होगी। आगे भी है तो चारों की शामिल होगी, और मैक्सिमम टैक्सेशन जो होगी वो 1% तक होगी। 1 से अबव होगी तो ऐसे समझ लें उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, या उसको उतना क्रेडिट, अगर किसी की 2% बनती है इसी टर्नओवर का तो 1% का उसको कंसेशन होगा, या क्रेडिट दे के खत्म कर लें या अदरवाइज कर लें तो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी जो है वो 1% होगी। इसके साथ ही साथ आगे प्रोविजो है, provided that tax so payable shall be final tax in respect of their cotton ginning and oil milling activity only। फिर आगे उनसे कन्फाइन कर दिया
प्रोविजो जो होता है जनरली इसके 2-3 तरीकेकार होते हैं। बाद दफा तो ये कुछ चीज़ें जो स्कोप होता है, स्कोप ऑफ अनेक्टिंग पार्ट या प्रिंसिपल पार्ट, उसको बाद दफा ये लिमिट करता है, लिमिट करके उसमें चीज़ें कुछ निकाल देता है या उसमें से कुछ कम कर देता है, या जहां वह रेट शेट या जो हो उसको रिड्यूस करता है। बाद में ये एनलार्जिंग या पर्पज भी सर्व करता है, उसकी जो वेड्थ है उसको बढ़ा देता है। बाद में ये प्रोविजो जो होता है जनरली इसका क्रेव आउट के कोई चीज़ें उसमें लिमिट लगाना या उसमें से कुछ निकालना, ये पर्पज होता है। लेकिन बाद दफ़ा ये उसके स्कोप को एनलार्ज भी कर देता है, तो बाद दफ़ा ये इंडिपेंडेंट ऑपरेट भी करता है। तो यहाँ ये है कि जो टैक्स जो है सो पेएबल मीन मैक्सिमम 1% तक जो है वो उसकी कॉटन जिनिंग फैक्ट्री और ऑयल, क्योंकि दोनों आप कंपोजिट यूनिट आ गया, दोनों फर्दर उसने क्लैरिफाई कर दिया कि कॉटन जिनर जो है वो ऑयल एक्टिविटी भी होगी, तो एंड का वर्ड है तो दोनों भी होंगी, कंपोजिट होगा या अलहदा होगा, तो दोनों के लिए उसके लिए ये फाइनल डिस्चार्ज होगा। क्लियर जी? तो अब आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं कि नहीं? अब इसमें ये है कि है मिनिमम इनकम टैक्स 113 लगेगा कि नहीं लगेगा? 113 के लिए जर्नल कंप्यूटेशन जो है ये उसका जब 113 में अगर आप देखें तो वहां डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपकी जो है टर्नओवर की, तो उसमें से टर्नओवर में से जो आपकी एग्जेम्प्ट होंगी या जो फाइनल डिस्चार्ज होंगी वो टर्नओवर में से एक्सक्लूडेड है, तो वहां उसकी अप्लीकेबिलिटी जो है नॉर्मल इनकम आपने कैलकुलेट करनी है, उसमें सारा लॉ ही देखना है, तो वो अगर उसमें फॉल करता है तो लगेगी, लेकिन क्योंकि फाइनल डिस्चार्ज वाला उसमें फॉल नहीं करता, टर्नओवर में से एक्सक्लूडेड है तो 113 नहीं लगेगी। नॉर्मल हालात में अगर कोई सपोज कंपनी है तो कंपनी की सिचुएशन में आपका एक और भी अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स होता है तो वो फिर लग जाएगा। तो वो नॉर्मल हालात में नॉर्मल इनकम टैक्स कैलकुलेशन करनी है, जो नॉर्मल आएगी उसमें मिनिमम भी आएगी, नॉर्मल एंड मिनिमम दोनों कैलकुलेशन करनी है, टोटल लायबिलिटी करनी है ऑन द प्रॉफिट एंड इनकम, फिर वो उसको कंपैरिजन करना है कि वो लायबिलिटी 1% से अबाव तो नहीं, अगर अबाव है तो उसको कम कर देना है, कम करके तो उस एक्सटेंट तक वो उसकी फाइनल डिस्चार्ज होगी। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि इससे अगर कम होगी, क्योंकि नॉट मोर देन लिखा हुआ है, तो इससे अगर कम होगी क्या तो फिर भी क्या फाइनल डिस्चार्ज है कि नहीं, ये एक इसमें एम्बिगुइटी है। तो अब सपोज एक बंदा लॉस डिक्लेयर करता है तो क्या वो फाइनल डिस्चार्ज होगी? ठीक है ना, लॉस से नेगेटिव से पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में से आधा परसेंट 1% और 1 तक जाएगा, फिर अबव की कंसेशन है नीचे, तो इससे दो व्यूज निकलते हैं। एक तो है कि मैक्सिमम वो है तो उसका वो फाइनल डिस्चार्ज होगा, और नीचे वाले भी 0 से अबव जितने भी हैं फाइनल डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि मैक्सिमम का वर्ड आया। दूसरी ये भी हो सकती है कि वो नहीं होगी, 1 तक तो परसेंटेज 1 तक जो देगा, 1 से अबव नहीं, 1 तक जो देगा वो उसकी फाइनल डिस्चार्ज होगी। तो इसलिए एम्बिगुइटी है, तो एम्बिगुइटी के लिए मैंने रूल आपको पहले बता दिए। मैंने कहा इसमें अगर लॉस होगा तो क्या वो भी फाइनल डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम टर्नओवर का 1% होना चाहिए, तो आप 1 से वो तो मैक्सिमम है, ऊपर तो जा नहीं सकते, नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, क्या लॉस को भी कवर करते हैं कि नहीं, या अदरवाइज भी जो भी लायबिलिटी उसकी निकलेगी 1% आधा या आधे से भी कम, तो क्या वो फाइनल डिस्चार्ज होगी कि नहीं। तो इसमें एम्बिगुइटी है, तो एम्बिगुइटी के लिए मैंने पहले कहा है कि जहाँ एम्बिगुइटी हो तो वो फेवरेबल टू द स्टेट होती है, तो इसलिए अगर वो इंटरप्रेट, बाकी ये है कि प्लेन लैंग्वेज से कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर सकता है कि कर सकता है कि जी प्लेन लैंग्वेज से 1 से कम भी हो, लेकिन कम कितनी हो कि 1.0 से हो तो क्या फाइनल, वो भी फाइनल डिस्चार्ज है। तो इसलिए जर्नल कंस्ट्रक्शन जो है पर्पज के मुताबिक देखेंगे तो रिडक्शन रेट कम से कम 1% होना चाहिए। रीडिंग डाउन का भी एक रूल होता है, उसके मुताबिक कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर सकता है कि वैसे जनरल रूल के तहत तो 1% ही होना चाहिए, क्योंकि एम्बिगुइटी इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर है, लोअर वाला नहीं होगा तो 1% देगा तो फाइनल डिस्चार्ज होगा। ठीक हो गया? तो और क्या क्वेश्चन था? ये पार्ट 3 इसको फाइनल कर सकता है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन था जी क्या फाइनल जो पार्ट 3 है कि फाइनल वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि जितने शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल और एक्ट दोनों ए एक्ट का ही पार्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक्ट के अंदर डालें तो वो लेंथी बन जाता है, तो उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के शेड्यूल में डाल देते हैं, तो शेड्यूल इज ए पार्ट ऑफ द एक्ट।
उसके अगर आप जहां एक्ट के सेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद शेड्यूल शुरू होते हैं। तो इसलिए जो चैप्टर, डिवीजन, सेक्शन, शेड्यूल ये चीज़ें होती हैं, ये जस्ट फॉर इजीनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ होते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनमें कन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर एक फर्क पड़ता है, फिर जो स्टैच्यू है वो प्रीवेल करता है ओवर द शेड्यूल्स। तो इसलिए लेजिस्लेटर कहीं भी एग्जम्पशन दे सकता है, कहीं भी टैक्स लगा सकता है, इंटेंशन उसकी क्लियर होगी, वो इधर चाहे फाइनल भी कर सकता है। यहाँ उसने मिनिमम भी खत्म किए हुए हैं। अगर आप देखें तो आखिरी वाला जो पार्ट है उसमें कहा कि इंडियन इंडस्ट्री पे मिनिमम नहीं होगा, तो स्टैच्यू में जो लिखा है उसको उसका ये खत्म भी कर सकता है। तो इसलिए जो खत्म कर सकता है वो लगा भी सकता है, वो कह भी सकता है कि ये मिनिमम है या नॉर्मल है या क्या चीज़ें हैं। और जिस तरह एक 45A है एक्सपोर्ट वाला है, तो उसने उसमें यार्न वाले को कहा है कि 1% होगा, विद होल्डिंग 1%। इसलिए इसमें नहीं है कि यहाँ हो सकता है या वहाँ हो सकता है। ये लेजिस्लेटर किसी सेक्शन में भी कहीं भी किस तरह भी इंटेंशन और पर्पस उसका क्लियर है, तो इसलिए वो हर जगह कर सकता है। ये कोई नहीं है कि भाई यहाँ नहीं लगा सकता। यहाँ उसने कहा कि फाइनल है, ये आपको इंसेंटिव दी है, अदरवाइज वो कहेगा नॉर्मली दे, चलो यहाँ से खत्म कर देते हैं, प्रूफ तो फाइनल नहीं है तो नॉर्मल जितना बनता है दें। तो यहाँ तो बेनिफिट लेना है, तो ये कंडीशनें सारी किसने फुलफिल करनी है? टैक्स पेयर में। इसमें कोई भी कंडीशन लगा सकता है लेजिस्लेटर एग्जम्पशन की, जो कंडीशन लगाई है उसके मुताबिक होगा। क्लियर जी?